एवरीवन, होप ये सीरीज़ आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। 2017 नवंबर में पहुंच गए हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, दिस स्टेटमेंट विल बी असेंटेड टू बाय। देखिए ध्यान से सुनिएगा। आइडियलिज्म आदर्शवाद पे फोकस करते हैं, नेचुरलिज्म नेचर में ओपनली सीखने पर, रियलिज्म रियलिटी पे बिलीव करते हैं। स्टेटमेंट ध्यान से सुनिएगा, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं कि ऑनेस्टी जो है वो बेस्ट पॉलिसी है। तो जो प्रैग्मेटिज्म है वो क्या कहते हैं कि प्रैक्टिकली चीज़ों पर फोकस करते हैं। प्रैग्मेटिज्म क्या है? एक ऐसा स्कूल है फिलोसफी का जो स्ट्रेस डालता है प्रायोरिटी ऑफ एक्शंस पर, कि ओवर द डॉक्ट्राइन, डॉक्ट्राइन पे प्रायोरिटी ऑफ एक्शंस पर फोकस डालता है, स्ट्रेस करता है कि जो एक्सपीरियंस है ओवर फिक्स्ड प्रिंसिपल। ठीक है, और जो भी आइडियाज़ बोरो किए जाते हैं उनका मीनिंग होना चाहिए कॉन्सिक्वेंसेस के साथ, ट्रुथ के साथ, फ्रॉम देयर वेरिफिकेशंस के साथ। ठीक है, सेकेंड है द स्कूल शुड फोकस ऑन द टीचिंग ऑफ कंटेंट्स ड्रॉन फ्रॉम प्योर साइंस। प्योर साइंस की जब भी बात करें हम तो इट्स रिलेटेड टू द आर रियलिज्म। अ लाइन ऑफ इंडियन फिल्म सॉन्ग रन्स लाइक दिस, यू आर इन मी एंड आई एम इन यू। तुम मुझ में हो, मैं तुझ में हूँ। भाई ऑब्वियसली देखिए, संख्या फिलोसफी गॉड को डिनाई करती है। जैनिज्म है, ये एक अपना खुद का अलग धर्म है। ठीक है, किसी पर्टिकुलर भगवान को नहीं मानते हैं। ठीक है, योगा है, ये एक मेडिटेशन टाइप है। गॉड को मानते हैं बट इट्स टाइप ऑफ मेडिटेशन, ये करने पर बिलीव करते हैं। तो ऐसा वेदांता ही है जो कहता है, जो बहुत ज़्यादा एक तरह से कहें ओल्ड फिलोसफी भी है और जो वेदास से रिलेटेड है, जो वेदास से आई है। ठीक है, पूर्व मीमांसा के थ्रू आई है कि तुम मुझ में हो तो मैं तुझ में हूँ। ठीक है, ये आत्मा परमात्मा की बहुत ज़्यादा इन पर फोकस करते हैं, तो वेदांता इज रिलेटेड टू दैट। अ स्कूल गॉट ग्रेड ए, एक स्कूल को ग्रेड ए मिला है रैंकिंग में, और 4 टीचर्स रिएक्टेड डिफरेंटली एज अंडर। ठीक है, 4 टीचर्स ने अलग अलग तरह से रिएक्ट किया। विच वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन शैल बी इन कंफर्मिटी विद द एपिस्टोमोलॉजी ऑफ जैनिज्म। कौन सा रिलेटेड है जैनिज्म से? देखिए फिर जैन की बात आ रही है। जैन खुद में जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, खुद का अपना बहुत बड़ा धर्म था, ये एक रिलीजन है। ठीक है, दिस तो ए पार्ट पढ़िए, दिस वॉज ऑल आर डिजाइन ऑफ गॉड। ठीक है, अब अगर आपको पिछले क्वेश्चन में ध्यान हो तो सिर्फ डिज़ाइन ऑफ गॉड, जैनिज्म नहीं कहते कि सब कुछ डिज़ाइन बाय गॉड है, कि जो हमारी रैंक आई है, जैनिज्म कह दें कि जो है ये रैंक आई है क्योंकि ये भगवान ने डिज़ाइन कर रखी थी, इसलिए हमारी रैंक आई है। सेकंड है दिस वॉज द नेचुरल कॉन्सिक्वेंस, ये नेचुरलिज्म नहीं है कि एनवायरमेंटल अवेयरनेस की। ठीक है, यहाँ जैनिज्म की बात ढूंढनी है हमें। दिस इंसिडेंट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ फुलफिलमेंट विद इन मी एंड यू, ये मेरे और तुम्हारे साथ, तुम्हारे एक्सप्रेशन है फुलफिलमेंट के, उसका इंसिडेंट है। अब नेक्स्ट, ये थोड़ा आपको लगा होगा यू इन मी आई इन यू, ठीक है, कि जैन से रिलेटेड है। अभी इसको ऑप्शन में रखिए, डी ऑप्शन पढ़िए, देयर कैन बी मैनी कॉजेज फॉर दिस, आई कैन नॉट बी श्योर। ठीक है, इसके बहुत सारे कॉज हो सकते हैं, हम श्योर नहीं हैं। ये जैनिज्म कैसे कहते हैं? आप ध्यान से अगर थोड़ा सा भी माइंड लगा के सोचेंगे, जैनिज्म जो है उस फिलोसफी में सब्सटेंस की बात की जाती है, डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस बन के एक यूनिवर्स को तैयार करते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं कि किसी भी रीज़न, जो कोई भी इफ़ेक्ट होता है उसके बहुत सारे कॉज होते हैं, हम श्योर नहीं हैं कि ये किस वजह से ऐसा हुआ है। ठीक है, कि ये बाय चांस हुआ है, मेहनत से हुआ है, या किसी परसेप्शन के थ्रू हुआ है, तो हम नहीं कह सकते। Which one of the following combination represent Tagore's vision of education? अब बात कर रहे हैं टैगोर की। Education is means of attaining self sufficiency confidence by man। तो टैगोर नहीं बात करते हैं सेल्फ सफिशिएंसी की बात, बिल्कुल नहीं करते हैं टैगोर। ठीक है, तो यहाँ से आप ए ऑप्शन को ही डिडक्ट करके डायरेक्टली अपने क्वेश्चन को चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो टैगोर जी हैं वो क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू रविंद्रनाथ टैगोर, जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हैं एजुकेशन के वो क्या है कि जो परफेक्ट सिम्बल्स हैं किसी की भी लाइफ में और आउटसाइड, जो वर्ल्ड में आउटसाइड हैं उनके बीच में।
ठीक है। तो 4 ही फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बताए इन्होंने एजुकेशनल फिलोसफी के, नेचुरलिज्म, ह्यूमनिज्म, इंटरनेशनलिज्म और आइडियलिज्म। तो आइडियलिज्म से रिलेटेड ये बात करते हैं, इंटरनेशनलिज्म से रिलेटेड बात करते हैं, ह्यूमनिज्म से रिलेटेड और नेचुरलिज्म से रिलेटेड। द स्कूल लेवल एजुकेशन एनफोर्स करना यानी कि एम्फेसाइज करना किसी चीज़ पे, पॉलिसी ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर गर्ल्स एंड सोशली डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी, दिस रिप्रेजेंट द ड्राइव फॉर। मैं आपको बार बार एक ही बात बताती हूँ, किसी भी क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हुए आपकी नॉलेज कितनी है उसको लगाएंगे किस तरह से, सिर्फ एलिमिनेशन मेथड से। चाहे आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन आता है, फिर भी जो ऑप्शन आप छोड़ रहे हैं उसको एलिमिनेट करके देखिए कि वो क्वेश्चन फिट हो रहा है या नहीं। अब देखिए, प्रमोटिंग टैलेंट, भाई फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात कर रहे हैं गर्ल्स के लिए और जो सोशली डिसएडवांटेज सेक्शंस हैं, तो टैलेंट को तो सिर्फ प्रमोट नहीं कर रहे हैं यहाँ, सिक्योरिटी नहीं दे रहे हैं सिर्फ हम डिसएडवांटेज सेक्शंस को, ठीक है, एड्रेस नहीं कर रहे हैं उनकी नीड्स को, हम इक्वालिटी और इक्विटी की बात कर रहे हैं उनके लिए, ठीक है। इन इंश्योरिंग क्वालिटी एजुकेशन टू वुमेन, ध्यान से देखिएगा, इंश्योर करने के लिए क्वालिटी एजुकेशन वुमेन्स के लिए, रूरल सेक्शंस के लिए, जो भी पॉपुलेशन का पार्ट है हमारी पॉपुलेशन का पार्ट रूरल सेक्शन और वुमेन, उनकी बात की जा रही है इस क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कंसिडर मोस्ट इफेक्टिव इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। देखिए, फर्स्ट देखिए, एनफोर्सिंग यूनिफॉर्म करिकुलम इन द स्कूल, सिर्फ यूनिफॉर्म करिकुलम पे फोकस करना स्कूल के, तो इससे क्या हो जाएगा, इक्वालिटी मिल जाएगी वुमेन्स को, रूरल सेक्शन को। उसके बाद बी ऑप्शन, ऑब्वियसली आपको पता चल गया कि आंसर है हमारा कि अडॉप्ट करना मल्टीपल स्ट्रेटजीज, अलग अलग मेथड्स एड्रेस करने के लिए उनकी नीड्स को, ठीक है। सी ऑप्शन देखिए, अपॉइंटिंग टीचर्स, सिर्फ टीचर्स को सेम कार्डरी और मतलब सेम जो है, लाइक जैसे ब्लाइंड वाले हैं तो ब्लाइंड वाली जो स्पेशल टीचर्स हैं सिर्फ उनको अपॉइंट करके हम उनकी को इक्वालिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते, इंश्योरिटी है वो नहीं दे सकते एजुकेशन की। ऑब्जर्विंग स्ट्रिक्ट रूल्स, देखिए स्ट्रिक्ट रूल की जहाँ भी बात हो, इट्स अ नेगेटिव पॉइंट, सो डिडक्ट इट, एलिमिनेट इट। तो ऑब्वियसली हमारा ऑप्शन बचता है बी, फ्री यूनिफॉर्म और बुक देना। फ्री यूनिफॉर्म और बुक दे रहे हैं तो ऑब्वियसली हम क्या कर रहे हैं, कंपनसेट कर रहे हैं इकोनॉमिक डेप्रीवेशन को, ठीक है, इकोनॉमिकली हेल्प कर रहे हैं हम उनको फ्री में यूनिफॉर्म और बुक्स देकर। Effecting social change in Indian context through the instrumentally ऑफ एजुकेशन, द बिगेस्ट हर्डल की बात कर रहे हैं, तो बिगेस्ट हर्डल की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली एथनिसिटी, रिलीजन, रीजनलिज्म, ये कोई हर्डल नहीं है। सोशल चेंज में डाइवर्सिटी आ जाए किसी बात के लेकर, ठीक है, बहुत बहुत अलग तरह की डाइवर्सिटी हैं, ठीक है, क्लासेस आते हैं, कन्फ्लिक्ट आते हैं, इन वजह से क्या आता है, जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट है उसके अकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंटलिटी की, एजुकेशन की अगर बात करें तो ये सबसे बड़ा हर्डल क्या माना जाता है, डाइवर्सिटीज़, जो अलग अलग तरह की हमारी डाइवर्सिटी है, कितनी सारी डाइवर्सिटी पाई जाती है हर चीज़ में इंडिया में। द स्टडी ऑफ रॉल कन्फ्लिक्ट, कोलैबोरेशन एंड कंपटीशन की बात करें तो ऑब्वियसली क्लासरूम में बात कर रहे हैं, ये एथिक्स की बात नहीं हो रही है यहाँ, पीस एजुकेशन की बात नहीं हो रही है, साइकोलॉजी की कहीं बात नहीं हो रही है यहाँ, तो ये क्या है, सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं। फॉर्मल ऑपरेशन जो स्टेज है कॉग्निटिव डेवलपमेंटल की, प्याजे की, वो हमारी सेकेंडरी एजुकेशन पे फोकस करती है, उसके स्टेप्स पे आती है, क्योंकि हमारी 4 स्टेजेस होती हैं, ठीक है। इन्फेंसी जो हमारी 0-2 होती है, ठीक है, वो तो बिल्कुल ही पहले आ जाती है हमारी, तो जो इसकी सेकंड स्टेज आती है वो प्राइमरी में आती है, उसके बाद, ठीक है, तो हमारी जो फॉर्मल ऑपरेशन है, जो इसकी 4th स्टेज है, वो सेकेंडरी एजुकेशन को क्या करती है, कवर अप करती है। एडोलसेंस इज़ अ पीरियड ऑफ स्टॉर्म एंड स्ट्रेस, बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है। एडोलसेंस कैसा पीरियड होता है, बहुत ही तूफानी पीरियड होता है, सबके लिए बहुत स्ट्रेसफुल पीरियड होता है। देयर इज़ इंटेंसिटी इन द एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस कपल्ड विद एब्सेंस ऑफ कंसिस्टेंसी, बिल्कुल ठीक है, कंसिस्टेंसी क्या होती है, एब्सेंस होती है यहाँ पर। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सबऑर्डिनेट लॉ इन थॉर्नडाइक सिस्टम ऑफ लर्निंग। देखिए, जो थॉर्नडाइक के लॉ हैं उन्होंने 2 टाइप के लॉ दिए हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी इज ऑल्सो नोन एज सबऑर्डिनेट, ओके। तो जो हमारे प्राइमरी लॉज हैं वो 3 हैं, लॉ ऑफ एक्सरसाइज,
रेडीनेस एंड इफेक्ट, जिसमें से इन्होंने एक लॉ को रिवाइज भी किया है, तो ये इनके प्राइमरी लॉ हैं। तो आपको 8 लॉज को याद करने की ज़रूरत नहीं है, इन्होंने 8 subordinate लॉज दिए हैं, यानी कि सेकेंडरी लॉज दिए हैं 8। तो आप 3 को याद रखिए, तो उनसे जो बच गया वो क्या है, हमारा सेकेंडरी में आ जाएगा, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट। ये हमारे प्राइमरी में आते हैं, थॉर्नडाइक के लॉज, और हमारा जो सेकेंडरी में बच गया, रिस्पॉन्स बाय एनालॉगी। Which of the following is designated as an independent variable in classical conditioning? Classical conditioning की बात हो रही है, फिर से बात याद दिला रही हूँ मैं आपको, classical conditioning। classical डांस कब करते हैं, जब पैवलो का डॉग आपके सामने आता है तो आप उससे डरकर भागते हैं, classical डांस हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, शॉर्ट में भी आ सकता है, ये अब आपको एक्सप्लेन करके अच्छे से दे दिया है कंप्लीटली। तो नंबर ऑफ पेयरिंग एज CS एंड US, कंडीशनड और अनकंडीशनल स्टिमुलस की बात की जाती है, यानी कि बैल और फूड एक साथ। अब यहाँ पर क्यू प्रेजेंस है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है, और कॉन्टीजेंट में क्या है, रिस्पॉन्स है जो वो मेड है। तो एक्टिव अवॉइडेंस की यहाँ पर बात हो रही है। गेस्टाल्ट वर्ड की जहाँ भी बात हो, गेस्टाल्ट मतलब ही क्या होता है, इनसाइट लर्निंग, बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग। तो ऑब्वियसली यहाँ पर डायरेक्टली हमें पता चला, देखिए स्टिमुलस की बात नहीं करते, रिस्पॉन्स की बात नहीं करते, इनसाइट लर्निंग, ट्रांसपोजिशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ट्रांसपोजिशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं हमारे गेस्टाल्ट वर्ड जो है, इनसाइट डीप अंडरस्टैंडिंग की। हल का जो सिस्टम है लर्निंग का, वो इनमें से कौन सा इंटरवेनिंग वेरिएबल को दिखाता है, वो क्या है, हमारा एक्सिटेटरी रिएक्शन पोटेंशियल। ये हमारे पहले भी प्रीवियस ईयर में अब आ चुका है, जो हम कर चुके हैं ऑलरेडी। मोटिवेशन इज नेसेसरी फैक्टर इन लर्निंग। ऑब्वियसली मोटिवेशन लर्निंग फैक्टर होता है और नेसेसरी फैक्टर होता है हमारे लिए। मोटिवेशन ना हो तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, वी कांट डू एनीथिंग विदाउट मोटिवेशन। ठीक है, और रीज़न क्या बताया गया है इसका, कि परफॉर्मेंस ऑन द टास्क डिपेंड ऑन वंस एबिलिटी एंड मोटिवेशन। बिल्कुल ठीक है, हमारी परफॉर्मेंस है जो, अब आप खुद सोचिए, आपकी जो नेट की परफॉर्मेंस होगी, जो टास्क होगा, वो किस पर डिपेंड करेगा, आपकी योग्यता पर और आपके मोटिवेशन लेवल पर। आप कितने मोटिवेटेड थे और कितने मोटिवेशन के साथ आपने अपनी एबिलिटी को एनहांस किया, अपनी योग्यता को लगाया है और उस टास्क को कंप्लीट किया है। ठीक है, तो बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब यहाँ पर आपको मोटिवेशन से रिलेटेड जो है वो चूज़ करनी है, तो डायरेक्टली आप यहाँ से देखिए, अगर हम नॉट में देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रैक्टिस एंड रेस्ट इन लर्निंग, टीचर्स इंस्ट्रक्शन स्टाइल, ठीक है, और होल पार्ट लर्निंग। अब ये देखिए, आप C और D को देखिए, प्रोवाइडिंग इमीडिएट और डिले, भाई डिले नेगेटिव वर्ड आ गया। स्टूडेंट्स का रिएक्शन, सक्सेस एंड फेलियर, फिर फेलियर आ गया। नेगेटिव वर्ड्स जहाँ भी आए, ट्राई टू एलिमिनेट दैम। गैगनी लर्निंग, रैरकी, लास्ट में बताया था, जब उसको लेटर मिलता है वो कंसेप्ट को क्लियर करते हुए कुछ रूल्स बताती है कि हमारे घर में ऐसा नहीं होता है, स्टोरी के थ्रू मैंने बताया था, और लास्ट में क्या हो जाता है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग है वो गैगने की हाईएस्ट जो है टाइप होती है लर्निंग की। Who among the following cognitive learning promoter developed the concept of meaningful learning? Meaningful learning हमें किसने दी है, डेविड ऑसबेल ने। उसके बाद टॉलमैन की बात की जा रही है, तो कौन सा है इनमें से रिलेटेड टू द, जो जिन्होंने क्या किया है, इंट्रोड्यूस किया था रिवीजन को अपने सिस्टम में लर्निंग के, तो ड्राइव डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। Next one is, in the following list, some general conclusions based on intelligence testing have been indicated. Select those which related to academic intelligence testing. For your answer, choose from the following quad. ध्यान से सुनिए क्वेश्चन को, एक लिस्ट दी गई है, कुछ जनरल कंक्लूजन्स दिए गए हैं, किसके बेसिस पे, इंटेलिजेंस टेस्ट के बेसिस पे। इंटेलिजेंस टेस्ट हैं, वो क्या इंडिकेट करते हैं। अब यहाँ ध्यान से देखिए, हमारा ऑप्टिमम पॉइंट इन वंस मेंटल डेवलपमेंट इज रीच ड्यूरिंग एडल्टहुड, बिल्कुल करेक्ट है,
ये हमारी एकेडमिक इंटेलिजेंस टेस्टिंग को बताता है, ठीक है। सेकंड है एज वन एडवांसेस इन एज इंटेलिजेंस ऑल्सो एडवांसेस। भाई ये हमें नहीं बताता है एकेडमिक इंटेलिजेंस टेस्टिंग। हम एकेडमिक टेस्ट कर रहे हैं, एडवांसमेंट टेस्ट नहीं कर रहे हैं कि एज के अकॉर्डिंग कौन इंटेलिजेंट है, प्री मैच्योर्ड है। इन टर्म्स ऑफ फंक्शंस द रेट ऑफ मेंटल डेवलपमेंट चेंजेस। फंक्शंस किस तरह से कर रहे हैं उसको हम रेट कर सकते हैं, उसकी मेंटल डेवलपमेंट को कि किस तरह से चेंजेस आ रहे हैं बच्चे में, ठीक है। यहाँ से हम चूज़ कर सकते हैं उसकी एकेडमिक इंटेलिजेंस टेस्टिंग को। उसके बाद एम्पैथी की अगर हम बात करें तो ये हमारी एकेडमिक से रिलेटेड नहीं है कंपोनेंट, ठीक है। फिर उसके बाद इंटेलिजेंस वी आर एबल टू एड्रेस प्रॉब्लम ऑफ मीनिंग एंड वैल्यू, ठीक है। ये भी हमारी एकेडमी से रिलेटेड नहीं है कि ऑन द बेसिस ऑफ इंटेलिजेंट, कि सिर्फ इंटेलिजेंट की बेसिस पे ही हम एबल होते हैं कि किसी प्रॉब्लम को किस तरह से हम एड्रेस कर सकते हैं। फिर उसके बाद एफ आता है बाय प्लेसमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल इन सोशली एंड कल्चरली एडवांस्ड एनवायरनमेंट। ये बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद आती है इंटेलिजेंस की बात आती है। क्वेश्चन नंबर 24 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दी गई है और थिंकिंग दी गई है जो इन इंटेलिजेंस को इन्वॉल्व करती हैं। देखिए जो कॉग्निटिव इंटेलिजेंस है वो एबिलिटी होती है हैंडल करने की, जैसे रीजनिंग हुई, प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब हो सकता है अब आपके सामने सीरियल थिंकिंग आई है, मे बी चेंज होकर आ जाए, तो ध्यान से सुनिएगा। कॉग्निटिव इंटेलिजेंस है वो एक ऐसी एबिलिटी होती है जो हैंडल करती है लाइक रीजनिंग, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, अप्लाइंग ट्रिक्स, थिंक एब्स्ट्रैक्टली एट्सेट्रा, ठीक है। तो एक सीरियल होता है थिंकिंग का। उसके बाद है इट इन्वॉल्व लाइक सीरियल थिंकिंग। इमोशनल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व करती है एसोसिएटिव थिंकिंग, जो कि एक प्रोसेस होता है, लिंक होता है वन थॉट और आइडियाज़ जो दूसरे तक अटैच होता है, एक से दूसरा आइडिया जो है। फिर उसके बाद स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस की बात करें तो ये होती है यूनिटिव थिंकिंग, गेटिंग। और कल्चरल इंटेलिजेंस की बात करें जो कि ट्रांस सिचुएशनल होती है, सोसाइटी के अकॉर्डिंग जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं उसमें इन्वॉल्व किया जाता है। होप इज इट क्लियर टू। फिर उसके बाद है 25th क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू यूज द वर्ड मेंटल मेजरमेंट? गैल्टन। अब उसके बाद कुछ स्ट्रेटजीज दी गई है। मेकिंग द गाइडेंस इन काउंसलिंग प्रोग्राम इफेक्टिव इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज फॉर डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ध्यान से सुनिएगा, गाइडेंस और काउंसलिंग प्रोग्राम की बात की जा रही है, उसको किस तरह से इफेक्टिव बना जाए इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। ध्यान से समझिएगा। मेकिंग फॉलोअप एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ गाइडेंस इन काउंसलिंग प्रोग्राम। सपोज करो आपको नहीं समझ में आया, छोड़ दो। ओरिएंटेशन ऑफ टीचर्स इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। भाई यहाँ पर कहाँ बात की जा रही है क्वेश्चन में? कहीं टीचर की या टीचर एजुकेशन की? फाइंड आउट द वर्ड। कहीं भी टीचर या टीचर एजुकेशन की बात नहीं की जा रही है, नॉर्मल गाइडेंस और काउंसलिंग प्रोग्राम की बात की जा रही है। इट्स नॉट रिलेटेड टू द टीचर एंड स्टूडेंट। फिलहाल इस क्वेश्चन में कोई भी बात नहीं की जा रही है, तो प्लीज ट्राई टू pick up the words and eliminate the particular options, और ट्राई कीजिए कि सिर्फ एलिमिनेशन लगाकर आप इस तरह शॉर्टी से अपना क्वेश्चन करें कि आपका क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसी बात को लेकर ऑप्शंस को पकड़ सकते हैं। प्रोवाइडिंग नीड बेस्ड काउंसलिंग अपॉर्चुनिटी, भाई हो सकता है जिसको नीड होती है वही तो काउंसलिंग के लिए जाता है। अब नेक्स्ट देखिए, कंडक्टिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ टीचर्स फॉर लर्निंग टेक्निक ऑफ गाइड। भाई कहाँ बात हो रही है कि हम टीचर्स को टेक्निक प्रोवाइड कर देंगे तो पूरी गाइडेंस और काउंसलिंग को हम इफेक्टिव बना सकते हैं? कहीं क्वेश्चन में अगर पूछा जाता कि टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट को या उनके मेथड्स को या टीचिंग जो है इफेक्टिव बनाने के लिए या टीचर्स के अंदर गाइडेंस काउंसलिंग के नेचर को लाने के लिए, उनका प्रोफेशनलिज्म में उनको इंक्लूड करने के लिए, तो यहाँ ऐसी कोई बात नहीं की गई है। तो यहाँ से दो डिडक्ट हुए, बी एंड डी, एंड ऑप्शन आपके सामने। डिडक्ट कीजिए बी और डी और इजीली यू कैन फाइंड आउट योर आंसर, दैट इज सी। Below are given a few items needed as a support to guidance person। ठीक है, पर्सनल है, गाइडेंस पर्सनल की यहाँ बात की जा रही है, तो विच ऑफ दैम इज स्केयर्स?
ठीक है, स्कैरसिटी होती है जो किसी चीज़ की कमी। इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट सिलेक्ट योर आंसर फ्रॉम द कॉर्ड। अब यहाँ पर देखिएगा, सीधा सीधा ऑप्शन आप पढ़ते जाइए, आपको नहीं समझ आते लीव इट। अवेलेबिलिटी ऑफ लिस्ट, इन्वेंट्री छोड़ दीजिए, फिजिकल फैसिलिटी छोड़ दीजिए, अकेडमिक रिसोर्सेज अवेलेबल। भाई कहाँ आपको लगता है इंडिया में स्कूल्स की कमी है? अवेलेबिलिटी की जो स्कूल्स और कॉलेजेस हैं उनकी कमी है। कहाँ आपको लगता है कि कोर्स नहीं कराए जाते टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में गाइडेंस और काउंसलिंग के? तो कितनी सारी बीएड, उनमें इनोवेशंस हैं, जेबीटी है, डीएलएड है, अब तो बीएलएड भी कर दिया है। तो कितनी सारी हमें गाइडेंस और काउंसलिंग प्रोवाइड की जाती है, कंपोनेंट्स होते हैं। तो यहाँ से आप डिडक्ट करके इजीली निकाल सकते हैं। या फिर आप पॉजिटिव अगर देखेंगे तो देखिए सपोर्ट प्रोवाइड क्या क्या करेंगे, क्या क्या अवेलेबिलिटी है, किस लिस्ट हैं, जो इन्वेंट्रीज हैं, फिजिकल फैसिलिटी कैसी हैं, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट कैसा है, कोर्सेज हैं जो गाइडेंस और कैरियर काउंसलिंग के, प्रोफेशनल ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ हैं। ठीक है, यहाँ से आप पॉजिटिव भी निकाल सकते हैं। बाकी अगर नेगेटिव निकालेंगे तो क्वेश्चन जो है रॉन्ग होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। बाकी आप पे डिपेंड करता है। हाई स्कूल स्टूडेंट, एक हाई स्कूल स्टूडेंट है सून आफ्टर पासिंग। अब वो पास करने वाला है एग्जामिनेशन और उसे चूज़ करने हैं सब्जेक्ट्स फॉर फ्यूचर प्रोफेशनल प्लेसमेंट के लिए। फ्यूचर प्लेसमेंट के लिए उसे चूज़ करने हैं सब्जेक्ट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी यूजफुल इन दिस रिगार्ड। देखिए यहाँ पर बात करें वोकेशनल की और पर्सनल की तो ये तो ऑलरेडी डिडक्ट हो जाते हैं, क्योंकि वोकेशनल सिर्फ स्किल्स की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ सब्जेक्ट की भी बात कर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं एकेडमिक से रिलेटेड हैं। पर्सनल नहीं है, कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है ये, ठीक है, प्रोफेशनलिज्म है, ये प्लेसमेंट है, सब्जेक्ट्स हैं, तो ये पर्सनल गाइडेंस बिल्कुल भी नहीं है, कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है कि पर्सनली किसी को गाइड किया जा रहा है यहाँ पर इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो या तो बी होगा या तो ए होगा। ठीक है, अब ये आपके सामने ए लिखा हुआ है तो ये ना सोचे हमें तो पता है ए है, नहीं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि आप एग्जाम में बैठे हैं, या तो ए हो सकता है क्योंकि वो कैरियर की बात कर रहा है कि उसे किस प्रोफेशन में जाना है, किस तरह से प्लेसमेंट पानी है किसी प्रोफेशन में। आर यू गेटिंग मी? अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा है, वो क्या करेगा फर्दर। हम जैसे अब फ्यूचर के बारे में सोचकर नेट की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो एजुकेशनल गाइडेंस और कैरियर काउंसलिंग, अब यहां से आप दोनों में से किस तरह चूज करेंगे। देखिए क्वेश्चन में चूज सब्जेक्ट चूज करने की बात हो रही है, तो अगर क्वेश्चन होता एग्जामिनेशन इंटेंड टू चूज सब्जेक्ट्स फॉर फर्दर स्टडी, आर यू गेटिंग मी, तो वो एजुकेशन से रिलेटेड था, वो बात नहीं कर रहा है कि मुझे आगे काम करना है नहीं करना है। हो सकता है वो एग्रीकल्चर करना चाहता हो सकता है वो अपने पापा को बिजनेस संभालना हो, वो सिर्फ क्या कर रहा है, डिग्री के लिए पढ़ रहा है, वो नहीं पता हमें, तो उस केस में वो सिर्फ एजुकेशनल गाइडेंस होती। बट यहाँ पर क्या है, वो करियर के बारे में फोकस कर रहा है कि उसे पढ़ना है और फिर आगे क्या करना है पूरी लाइफ फ्यूचर में, गेटिंग पूरे करियर के बारे में सोच रहा है। तो करियर काउंसलिंग इज रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन। टू ब्रिंग अबाउट द एटीट्यूडनल चेंज, एटीट्यूडनल चेंज लेके आना चाहते हैं आप किसी भी स्टूडेंट में, तो क्या करेंगे, ऑब्वियसली आप क्या करेंगे, ग्रुप गाइडेंस की हेल्प लेंगे, ना तो डायरेक्टिव ना नॉन डायरेक्टिव और इंडिविजुअल गाइडेंस यहाँ हेल्प नहीं करेगी। आप चेंजेस इन द स्टूडेंट्स, एक साथ स्टूडेंट्स की बात हो रही है, किसी एक स्टूडेंट की बात नहीं हो रही है। तो आपने देखा होगा डिसिप्लिन है वो हमेशा पूरी क्लास में जब ग्रुप में होते हैं आप इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि बिना पास के क्लास से बाहर नहीं जाना है। ठीक है, यू कांट मूव आउटसाइड द क्लास विदाउट पास, तो ये डिसिप्लिन आप सिखाते हैं। तो ग्रुप में एक बच्चा गया मान लो विदाउट पास तो उसको पनिशमेंट मिली। ठीक है, तो क्या हुआ, पूरे ग्रुप को यानी पूरी क्लास को क्या हुआ कि अगर हम ऐसा करेंगे तो पनिशमेंट मिलेगी, या इन केस ऑफ रिवॉर्ड कोई अच्छा किया है ग्रुप में डिसिप्लिन में रखने के लिए कि ये बच्चा है जो है पूरे वीक में इसने बहुत अच्छा डिसिप्लिन दिखाया है तो उसको रिवॉर्ड दिया जाता है। तो हम हमेशा क्या करते हैं जब एटीट्यूडनल चेंज लाना होता है स्टूडेंट्स में इकट्ठे, तो ग्रुप में गाइडेंस दी जाती है, नॉट इंडिविजुअली। ठीक है, फॉर मेकिंग गाइडेंस इन काउंसलिंग एंड इफेक्टिव प्रोग्राम इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, अगर इफेक्टिव प्रोग्राम बनाना है तो क्या करना होगा, उसको इफेक्टिव बनाने के लिए माइंडसेट करना होगा फंक्शनरियर्स का। ठीक है, वेरियस लेवल्स पे, क्योंकि जो इफेक्टिव काउंसलिंग है वो टू वे प्रोसेस होता है और ये कॉपरेशन से ही होता है, दोनों तरफ से एफर्ट्स चाहिए होते हैं यहाँ। ठीक है, काउंसली के भी और काउंसलर के भी। उसके बाद यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी की।
देखिए नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी क्या होती है, प्रेफर इंडक्टिव रीजनिंग फ्रॉम ग्रास रूट, यानी कि ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट होती है। बिल्कुल नेचुरली हम कोई भी इंक्वायरी स्टार्ट करते हैं भाई, वो सिंपली ऑब्जर्व करते हैं हम चीज़ों को, तो ग्रास रूट ऑब्जर्वेशन, ध्यान रखना ये जो कीवर्ड है। उसके बाद जो फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च होती है, फिनोमिना पे बेस होती है, वो क्या होती है, ऑब्वियसली हमारी जो क्वालिटेटिव डाटा होता है उसको एनालाइज किया जाता है कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए किसी भी पार्टिसिपेंट के पर्सपेक्टिव से। पर्सपेक्टिव की बात हो रही है, किसी भी फिनोमिना से रिलेटेड बात हो रही है, ठीक है। फिर है एथनोग्राफिक। भाई एथनोग्राफिक आप सबको पता है कल्चरल से रिलेटेड होता है, कल्चर से रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली कीवर्ड पकड़िए, सोशल ग्रुप की जहाँ बात हो रही है, एनालाइज कर रहे हैं जहाँ सोसाइटी को, गेटिंग। फिर ग्राउंडेड थ्योरी की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, एक सोफिस्टिकेटेड एनालिसिस है जो लिंक करता है पार्टिसिपेंट के परसेप्शन के साथ, ठीक है। ग्राउंडेड थ्योरी है, बिल्कुल ग्राउंड से सोचना, परसेप्शन से, पार्टिसिपेंट के परसेप्शंस को एनालाइज करता है, वहीं से लिंक करता है चीज़ों को। अब नॉन इंटरेक्टिव स्ट्रेटजीज के साथ साथ अगर इमेजिनेटिव फील्ड की बात की जाए तो वो क्या होता है, आर्टिफैक्ट कलेक्शन होता है, जहां दोनों चीज़ों की बात करें कि रेलिवेंट डाटा किस तरह से लोकेट करेंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, आर्टिफैक्ट को यूज़ करते हुए कलेक्शन को यूज़ करेंगे हम। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। भाई डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, जिसको क्या करते हैं, जिसके साथ हम कंपेयर करते हैं। इंडिपेंडेंट क्या होता है, जिसको मैनिपुलेट करते हैं हम, ठीक है, और एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को इस स्टडी के अकॉर्डिंग, तो कंट्रोल्ड और जो लर्नर्स हैं उनके कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शंस हैं, ये हमारे क्या होंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे स्टडी के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पर जब रिसर्चर होता है रिजेक्ट करता है नल हाइपोथेसिस को, तभी वो क्या कर पाता है, उसका जो है रिसर्च होती है वो करेक्ट होती है। और जो टेस्ट होता है, टी टेस्ट की बात करें तो एक टाइप का क्या होता है, ये इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक होता है जो यूज़ किया जाता है इसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस को बताने के लिए दोनों ग्रुप्स में, ठीक है। तो ये रिलेटेड होता है कुछ फीचर्स के साथ, कुछ सर्टेन फीचर्स होते हैं इसके, तो इसको हाइपोथेटिकल टेस्टिंग टूल भी बोला जाता है, जो कि अलो करता है टेस्टिंग को, जो एज्यूम किया जाता है, एजम्पशंस होती हैं, एप्लीकेशन होती है किसी भी पॉपुलेशन की, उसी को तो हम एज्यूम करते हैं, और जब वो लेवल होता है, इक्वल होता है, तो वो नल होता है, तब उसको हम रिजेक्ट करते हैं। तो जो हमारा रिसर्च हाइपोथेसिस यानी ऑल्टरनेटिव होता है वो एक्सेप्ट होता है, और हमारी जो रिसर्च होती है वो फर्दर आगे बढ़ती है। डिस्टिंक्टिव फीचर की बात की जाती है इंस्टेड इन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। भाई जहाँ भी एक्सपेरिमेंटल की बात की जाए, डिस्टिंक्ट फीचर की बात की जा रही है, अलग फीचर की। तो देखिए कॉज इफेक्ट तो हम, चाहे आप एक्सपीरियंस में देखिए, आप किसी भी अगर रिसर्च कर रहे हैं तो आपको कॉज और इफेक्ट तो चेक करना पड़ेगा, ठीक है। कंट्रोल भी करना पड़ेगा वेरिएबल्स को, स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट भी करनी पड़ेगी, डाटा की कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, और वो सिर्फ क्या है एक्सपेरिमेंटल का अलग अगर जो किसी और में नहीं होता फीचर, वो सिर्फ क्या है, मैनिपुलेशन, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं हम एक्सपेरिमेंटल में। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट हैव अ नेगेटिव वैल्यू। भाई देखिए नेगेटिव वैल्यू कभी भी नहीं हो सकती मल्टीपल की, 2 है भाई, अगर इसको पार्शियली करेंगे तो कभी तो जाके 0 होगी, नेगेटिव में भी जा सकती है, रैंक निकालेंगे तब भी हो सकती है, बट मल्टीपल में क्या होगा, 1 से करो, ठीक है, क्या होगा, इवन 0 से भी अगर करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, मल्टीपल करेंगे 0, 1 से करेंगे 2, 2 से करेंगे 4, ठीक है। तो मल्टीपल जो कॉरिलेशन होता है वो कभी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए स्कोर की बात की जा रही है, अगर अरेंज करेंगे, ये बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है, वैसे बताना नहीं चाहिए, 1 2 3 4 5 50 तक लिखिए, 24 इधर बचे, 24 इधर बचे, अगर इवन में है तो हमें हमेशा 2 डिजिट मिलेंगी मिड में, अदरवाइज अगर ओड है तो हमें एक ऑलरेडी मिल जाती है उधर। तो 25th और 26th अगर हम लेंगे तभी तो यहाँ 24 बचेंगी, यहाँ 24 बचेंगी इधर, ठीक है। तो 25th और 6th को जब मीन निकाल लेंगे हम, ठीक है, तो उसका मीडियन होगा वो। ओके नेक्स्ट वन इज, देखिए नॉन प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी में डिफरेंस क्या होता है। ऑब्वियसली वहां पर हम रैंडमली चीज़ों को सिलेक्ट करते हैं, वहां पर
प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे सिलेक्ट करते हैं रैंडमली, और वहाँ पर नॉन प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे करते हैं, यानी कि चीज़ों को रैंडमली सिलेक्ट नहीं करते हैं। यहाँ पर ये आपका फॉर्मूला है, देख लीजिएगा ट्रू कब होता है। उसके बाद असर्शन और रीज़न है कि कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, जो फॉर कंट्रोलिंग एक्स्ट्रा नॉइज वेरिएबल्स इन एन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, रैंडम असाइनमेंट होती है वो बेटर होती है मैचिंग से, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। क्योंकि मैचिंग जो होती है उससे क्या होता है कि रिड्यूस होता है सैम्पल साइज़। तो यहाँ पर अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ चीज़ों को, तो अगर आपके साथ बात करूँ इस बारे में, तो क्या है, एक्स्ट्रा नोज जो वेरिएबल्स होते हैं वो चैलेंज होते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल वैलिडिटी दोनों के लिए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, ठीक है। और ये क्या है, इम्पैक्ट डालते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल पे, ऑब्वियसली हम सबको पता है, ठीक है। तो जो रिसर्चर होता है वो क्या करता है, उसको मैनिपुलेट करता है, तो इसका जो इफेक्ट होता है, उसका जो आउटकम होता है एक्सपेरिमेंट में, उसको चेक किया जाता है और अप्रोचेस लगाई जाती है, एक्सटर्नल वेरिएबल्स के इफेक्ट को देखा जाता है, कंट्रोल किया जाता है उसके इफेक्ट को इवनली, और रेंडमाइज किया जाता है मैचिंग को, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस को, स्टैटिस्टिकल कंट्रोल को, ठीक है। उसके बाद बात करें नेक्स्ट की यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करते हैं। तो देखिए टेम्पर इन एजुकेशन, साइंटिफिक टेम्पर इन इंडियन सोसाइटी, इसकी बात नहीं करता है ये, और प्रमोटिंग अवेयरनेस इन सोसाइटी यहाँ बात नहीं करता है। HRM की ये बात करता है, इक्वालिटी की बात करता है, ठीक है, एनलाइटमेंट सोसाइटी की बात करता है, ह्यूमन सोसाइटी को एनलाइट करने की। उसके बाद आइडेंटिफाई करना है आपको स्पेसिफिक इंटरवेंशंस इंट्रोड्यूस्ड फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। तो ये देखिए क्या क्या किया गया है, मिड डे मील चलाया गया, सबको पता है, फ्री में बुक्स और यूनिफॉर्म दी जाती है गवर्नमेंट स्कूल्स में, आप सबको पता है भाई। फ्री लैपटॉप की कोई जो यूनिवर्सलाइजेशन के लिए कोई पर्टिकुलर, हाँ कोई देना चाहे एज अ रिवॉर्ड, बट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री लैपटॉप्स कोई रिटर्न नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, किसी पॉलिसी में नहीं लिखा गया है। SSA ऑब्वियसली हमारी यूनिवर्सलाइजेशन के लिए आया था। कस्तूरबा गांधी बालिका जो विद्यालय हैं, ये भी हमारी यूनिवर्सलाइजेशन के लिए आए, एलिमेंट्री एजुकेशन की क्वालिटी को इन्हांस करने के लिए आए। तो यहाँ से एलिमिनेशन मेथड से आप इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं, फ्री लैपटॉप का कहीं कंसेप्ट नहीं है। द पर्पस अंडरलाइन वोकेशनल एजुकेशन टू फोकस ऑन, किस पर फोकस करता है, ट्रेनिंग ऑफ स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स इनटू गेनफुल अर्निंग स्किल्स। ऑब्वियसली वोकेशनल एजुकेशन होती क्या है, ताकि स्किल सिखाई जा सके बच्चों को, ताकि वो फ्यूचर में अपने जो सर्वाइवल के लिए कमा सके, इजीली सर्वाइव कर सके लाइफ में। अब यहाँ पर बात की जा रही है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग countries the local authorities have the highest say in matters of curriculum development। तो ऑब्वियसली लोकल बात कर रहे हैं, लोकल अथॉरिटी कौन सी है इनमें से, रसिया, UK, USA लोकल नहीं है, तो लोकल हम लोग ही हैं, तो इंडिया। और लोकल होते हुए भी हाईएस्ट बात करते हैं, हाईएस्ट से इन मैटर्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, ठीक है, सबसे हाई पे बात करते हैं। कंसेप्ट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन की अगर बात करें तो वो क्या है, क्वालिटी प्रोवाइड करता है, इक्वालिटी प्रोवाइड करता है एजुकेशन में, ठीक है, ताकि डिस्टेंस से हम सब लोग अच्छे से पढ़ सके। करिकुलम इज रिगार्डेड एज द सम टोटल ऑफ एक्सपीरियंसेस एक्वायर्ड बाय द लर्नर इन द स्कूल, ठीक है। करिकुलम को क्या कहा जाता है, रिगार्ड कहा जाता है कि एक सम ऑफ टोटल है, टोटल जो एक्सपीरियंस है एक लर्नर जो सीखता है स्कूल में, ठीक है। विच कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एक्सपीरियंस विल बी डीम्ड कॉन्ग्रुएंट इन दिस रिगार्ड। तो कौन कौन से हैं, प्लान्ड और नॉन एक्सपीरियंस ऑब्वियसली होता है, अनप्लान्ड और अननोन एक्सपीरियंस भी हम फेस करते हैं बच्चों के, ठीक है। एक्सपीरियंस गेन ड्यूरिंग करिकुलर एक्टिविटीज़, बिल्कुल इन सब का कॉम्बिनेशन है। लाइव एक्सपीरियंस विच प्रमोट क्रिएटिव आउटलुक। देखिए अगर हम बात करें किसकी, करिकुलम की, टोटल सम ऑफ एक्सपीरियंस की, तो जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको करिकुलम में इंक्लूड नहीं किया जाता है, विच प्रमोट द क्रिएटिविटी आउटलुक। अगर इसकी बात करें हम, 47 क्वेश्चन है हमारा। 47th क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स ऑफ करिकुलम हैज़ मिनिमम स्कोप। मिनिमम स्कोप की बात कर रहे हैं, देखो डेमोक्रेटिक की बात कर रहे हैं। डेमोक्रेटिक क्या होता है, जहाँ फ्रीडम होती है सबको, यानी बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, टीचर्स हैं, मतलब जो भी हैं मैनेजमेंट में, एक इंस्टीट्यूशन में, ठीक है, वो डेमोक्रेटिकली पार्टिसिपेट करते हैं, बराबर का हक रखते हैं। तो जो डेमोन्स्ट्रेशन मॉडल होता है वो तो रिलेटेड ही होता है डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग से। ग्रास रूट मॉडल होता है, वहाँ भी एक टीचर क्या है, बहुत ही फ्रीडम फील करती है। सिस्टमेटिक जो सिस्टम एनालिसिस मॉडल है उसमें भी सिस्टम को एनालाइज किया जाता है। तो एक ऐसा है एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल ही ऐसा है जहाँ पर बहुत कम स्कोप होता है डेमोक्रेटिक का। अब जो पॉलिसीज़ बनती हैं उसमें हमारा कितना हाथ होता है, गवर्नमेंट ही तो बनाती है। अब स्कूल में रूल्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ही तो लगाती है,
ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक ऑफ सिस्टम एनालिसिस मॉडल ऑफ करिकुलम। तो यहाँ पर आप देखिए डायरेक्टली डी पॉइंट देखिएगा, आप रीड कर सकते हैं सारे, ठीक है, कि ये एक सिस्टम है, ऐसा सिस्टम है कि जो सब सिस्टम है, ठीक है, सिस्टम्स का सब सिस्टम है, इंटरेक्ट करता है एक दूसरे के साथ। देखिए सिस्टम एनालिसिस मॉडल की बात कर रहे हैं करिकुलम के, जो सिस्टमैटिकली चलता है, ठीक है। अब सिस्टम है तो सब सिस्टम भी होंगे, सिस्टम एंड सब सिस्टम इंटरेक्ट भी करेंगे ऑब्वियसली। अब देखिए अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के सामने आता है, स्कूल को इमेजिन कीजिए या अपने घर को इमेजिन कीजिए, एक सिस्टम है, उसके सब सिस्टम है घर में, ठीक है। ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, फिर चिल्ड्रन होते हैं, ठीक है। उनका काम अलग होता है, उनका अलग होता है, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट भी करते हैं घर को चलाने के लिए। इसी तरह स्कूल में पहले एडमिनिस्ट्रेशन होता है, टीचर्स होते हैं, फिर स्टूडेंट होते हैं, और सबके बीच इंटरेक्शन भी जरूरी होता है। फिर देर इज़ इनहेरेंट कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है, ऑब्वियसली कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द सिस्टम्स आउटपुट डिक्रीज, सिस्टम का आउटपुट डिक्रीज हो जाता है। अगर इस मॉडल की बात करें तो आउटपुट डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। द क्वालिटी ऑफ आउटपुट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ इनपुट, ऑब्वियसली जैसा आप इनपुट डालेंगे उसी तरह का तो आपको आउटपुट मिलेगा। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की बात करें तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होती है, जो इवैल्यूएशन फोकस होती है प्रोसेस पर, एज सच इट इज़ कंडक्टेड ऑन अ कॉन्टीन्यूस बेसिस, कॉन्टीन्यूस बेसिस पे होती है, टाइम टू टाइम होती है, ड्यूरिंग द इंटरेक्शन होती है। डिफ़िकल्टी वैल्यू ऑफ अ क्वेश्चन ऑफ एन अचीवमेंट टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट की अगर बात कर रहे हैं कंप्यूटिंग की, तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु आंसर द क्वेश्चन करेक्टली। ध्यान से देखिए, डिफ़िकल्टी वैल्यू ऑफ अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है उसकी डिफ़िकल्टी वैल्यू जाननी है आपको ऑफ एन अचीवमेंट टेस्ट, ठीक है। तो देखिए नीचे ऑप्शन देखिएगा, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु कुड नॉट आंसर दैट क्वेश्चन, जिन्होंने उसका आंसर नहीं दिया उसकी परसेंटेज निकल रही है, वो तो उससे डिफ़िकल्टी वैल्यू नहीं पता चलेगी क्वेश्चंस की, ठीक है। जिसने करेक्टली दिया है, ठीक है, कि हम सिर्फ इतने परसेंट ही बच्चे इसका आंसर दे पाए हैं, अचीव कर पाए हैं, इसे अचीवमेंट टेस्ट के साथ पता करना है क्योंकि हमें उसे। फिर ब्यूरोक्रेशन बात आती है, ब्यूरोक्रेसी की जब भी बात आती है तो ये बहुत अच्छे से हम कर चुके हैं। वेल ऑर्गेनाइज्ड आरडी सिस्टम, डिवीजन ऑफ लेबर, स्पेशलाइजेशन, हायरार्की सिस्टम होता है। अब यहाँ पर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर टास्क परफॉर्मेंस, कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर नहीं किया जाता है, ये बहुत स्ट्रिक्ट होता है ब्यूरोक्रेटिक जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, तो यहाँ शेयर्ड की बात नहीं की जाती है, रूल्स सेट होते हैं, स्पेशलाइजेशन होती है, डिवीजन ऑफ वर्क किया जाता है, ठीक है। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वेरियस फेजेस ऑफ सिस्टम्स अप्रोच, सिस्टम्स अप्रोच की क्या बात कर रहे हैं, सीक्वेंस की। तो पहले चीज़ों को एनालाइज करना, उसके अकॉर्डिंग प्लान करना, अब प्लान कर लिया है, नाउ वी हैव प्लान इन आवर हैंड, तो उसको मैनेज करेंगे, दैट हाउ टू इम्प्लीमेंट दैट पर्टिकुलर प्लान। उसके बाद उसको मॉनिटर किया जाएगा इम्प्लीमेंटेशन के बाद कि किस तरह से काम चल रहा है। उसके बाद लास्ट में इवैल्यूएशन होती है चीज़ों की। फॉर प्रमोटिंग इफेक्टिव लीडरशिप विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज हैज़ अ ग्रेटर पोटेंशियल, ग्रेटर पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो वो कहाँ होती है, ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी में, ठीक है। Which set of the following factors should be given attention for a meaningful instructional planning? देखिए हाई डेलिक्वेसी रेट इन द कंट्री, यहाँ कोई मतलब नहीं बनता मीनिंगफुल इंस्टीट्यूशन की प्लानिंग में इसका, ठीक है। फ्रिक्वेंट नेचर और नेचुरल जो हज़ार्ड आते हैं, ठीक है, लोकेलिटी में, लोकेलिटी की तो बात करेंगे जहाँ लोकेशन होगी, इंस्टीट्यूशन ओपन करना, हमें प्लान करना उसके बारे में। फिर नीड्स तो मस्ट होती हैं, ठीक है, चाहे वो स्टूडेंट की हो, टीचर्स की हो, एस्पिरेशन भी आ गए इसमें, और ठीक है नीड भी आ गई है। उसके बाद नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ ट्रेंड, उनको ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी भाई, कोई इंस्टीट्यूशन चलाना है तो ऑब्वियसली हमारा क्या है, ए को डिडक्ट कीजिए, उसके बाद जो हमारा है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री, उनकी प्रैक्टिसेस हैं, प्रिवेलेंट हैं, टॉप पर कौन सी हैं, तो इनको एलिमिनेशन मेथड से आप इसको ईजिली सोल्व कर सकते हैं। वॉट इज़ द पर्पज़ ऑफ एजुकेशनल सुपरविज़न, देखिए ये आई थिंक अभी लास्ट PYQs में भी आया था। एजुकेशनल सुपरविज़न की बात करते हैं तो ऑब्वियसली टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट को इन्हांस करने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए वो किया जाता है, टू डेवलप अ पॉजिटिव टीचिंग लर्निंग थॉट्स इन द इंस्टीट्यूशन,
ताकि जो है एनवायरनमेंट है वो पॉजिटिव बनाया जा सके, टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट को इन्हांस किया जा सके, इफेक्टिव बनाया जा सके बच्चों के लिए। ठीक है। अ टेस्ट कंडक्टेड बाय क्लासरूम टीचर, गेटिंग, एक टेस्ट कंडक्ट किया गया है क्लासरूम टीचर के द्वारा फॉर द पर्पज ऑफ, और उसका पर्पज क्या है टेस्ट को कंडक्ट करने का, आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। अब वो स्ट्रेंथ और वीकनेस जानना चाहती है स्टूडेंट्स की, तो इसको रिलेट कीजिए, डॉक्टर है जब वीकनेस आती है किसी में तो स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई करता है, यानी कि वो आपकी बीमारी को डायग्नोस कर रहा है, पकड़ रहा है, ठीक है, सिलेक्ट कर रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है कि कहाँ प्रॉब्लम है बॉडी पार्ट्स में। तो इसी तरह एक टीचर भी आइडेंटिफाई करती है स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को थ्रू द डायग्नोस्टिक टेस्ट, और उसके बाद रेमेडियल टेस्ट के थ्रू उनको दूर करती है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो क्या होता है, मेजर एक्सक्लूसिवली द रिकॉल ऑफ मेमोराइज्ड इंफॉर्मेशन, रिकॉल कर सकते हैं, मेमोराइज करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप्स को हम, ठीक है। इंटरप्रेटिव एक्सरसाइज की जब हम बात करते हैं तो ये क्या है, प्रोवाइड करती है स्कोप टू मेजर अ लार्ज नंबर ऑफ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इन अ गिवन फील्ड। उसके बाद परफॉर्मेंस की बात करें तो ऑब्वियसली इट्स रिक्वायर स्टूडेंट टू डेमोन्स्ट्रेट, देखिए परफॉर्मेंस बेस्ड, स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस पे बेस्ड, यानी कि स्किल्स जो एक्चुअली एंगेज हो रहे हैं बच्चे टास्क में, यानी कि किसी भी एक्टिविटी को किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। फिर मैचिंग एक्सरसाइज, अब मैचिंग का, अब जैसे हम इस क्वेश्चन में ही क्या कर रहे हैं, हम मैच कर रहे हैं, यानी कि असेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ रिलेटेड फैक्चुअल मटेरियल इन अ रिलेटिवली शॉर्ट आइटम, शॉर्ट टाइम, शॉर्ट टाइम में बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन। अब देखिए यहाँ पर ही देखिए, शॉर्ट आंसर टाइप, इंटरप्रेटिंग, परफॉर्मेंस, मैचिंग, 4 कंसेप्ट को एक शॉर्ट में पूछ लिया आपसे, 4 बड़े जो रिलेटेड फैक्चुअल मटेरियल था उसको शॉर्ट टाइम में ही आपसे पूछ लिया इसी क्वेश्चन में। मैचिंग एक्सरसाइज यही तो करती है काम। अब इसका आंसर आपका 35 है। अच्छा आगे देखिएगा, इंटरनल कंसिस्टेंसी की, ये हमारी रिलायबिलिटी के टाइप्स हैं। इंटरनल कंसिस्टेंसी की बात करें तो स्प्लिट हाफ मेथड, इसके मेथड हैं, एस्टिमेट कैसे किया जाता है। रैशनल इक्विवेलेंस की अगर बात करें तो पैरेलल फॉर्म मेथड यूज़ किया जाता है। स्टेबिलिटी है तो टेस्ट रीटेस्ट मेथड यूज़ किया जाता है। अच्छा देखिए, व्हेन ग्रेडिंग इज डन ऑन द नॉर्मल कर्व, नॉर्मल कर्व पे ग्रेडिंग डन है, जो प्रोपोर्शन है हाई ग्रेड का बैलेंस्ड है, इक्वली प्रोपोर्शन जो लो ग्रेड है, ठीक है। तो किस टाइप की ग्रेडिंग है ये भाई, रिलेटिव तब होगी जब किसी के साथ रिलेट कर रखा है, परसेंटाइल निकाल नहीं रखी है, तो ये क्या है, क्यूमुलेटिव है, क्यूमुलेटिव ग्रेड है, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड नहीं बनाया जाता है स्टूडेंट्स का भी जो बनाया जाता है, तो ये कैसी ग्रेडिंग है, क्यूमुलेटिव ग्रेडिंग है। डिफरेंस बिटवीन वेरियस मोडालिटी ऑफ टीचिंग सच एज इंस्ट्रक्शन, अब भाई अलग अलग मोडालिटी होती हैं टीचिंग की, जैसे इंस्ट्रक्शन है, कंडीशनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है, एंड दैट ऑफ टीचिंग डिपेंड इन क्रिटिकल टर्म्स। तो किससे रिलेटेड है भाई, ऑब्वियसली इंटेलिजेंस से रिलेटेड है भाई, कंडीशनिंग है, ट्रेनिंग है, इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है, ये हमारे किससे रिलेटेड है, क्रिटिकली इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। अब फिर हमारी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की बात की जाती है, ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग की, मल्टीपल मीडिया की अप्रोचेज यूज़ की जाती हैं। तो ए, सी और डी यहाँ से आप एलिमिनेट कर सकते हैं, ई को और बी को, मेकिंग इंस्ट्रक्शन अट्रैक्टिव, इंटेंड ऑफ मेकिंग, ठीक है। एजुकेशनल कम्युनिकेशन हैज़ द लिमिटेशन ऑफ, किस चीज़ की लिमिटेशन रखता है एजुकेशनल कम्युनिकेशन, अटेंशन स्पैन ऑफ रिसीवर्स। अब यहाँ पर बात की जा रही है लीनियर, ब्रांचिंग, मैथमेटिक, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। अब आपको इनको मैच करना है तो कैसे करेंगे, स्मॉल स्टेप प्रेजेंटेशन विद प्रिमिंग एंड प्रमोटिंग, तो लीनियर है, ठीक है। उसके बाद है जो हमारा लार्जर स्टेप्स होते हैं, लार्जर जो स्टेप्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, ब्रांचिंग में होते हैं, ठीक है। लार्जर स्टेप्स बना दिए जाते हैं विद प्रोविजन ऑफ एरर ट्रीटमेंट, एरर को ट्रीट करने के लिए। मोडिफिकेशन की बात की जा रही है टीचिंग बिहेवियर में, विच ऑफ द फॉलोइंग फोकसेस ऑन टीचर लर्नर एक्सचेंजेस लीडिंग टू इन्फ्लुएंस पैटर्न, ठीक है।
तो ऑब्वियसली फ्लेंडर इंट्रैक्शन है हमारा, सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन है जो उन्होंने दी है। अब यहाँ पर कुछ ईयर्स दिए गए हैं, देखो ये चीज़ें तो जो हैं वो क्रैम करनी पड़ती हैं, यू नीड टू क्रैम, ठीक है। और इनको अच्छे से ध्यान से देखिएगा। 1995 पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ PWD, 1992 रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडियन एक्ट, और इनको डिटेल में भी पढ़िएगा, इनमें से अंदर से भी क्वेश्चन आते हैं। अ पर्सन इज कंसिडर्ड क्लासिफाइड एज लीगली ब्लाइंड। लीगली ब्लाइंड कब माना जाता है? जब उसकी विजुअलिटी कैसी होती है? 20/200। एपिल्सपी, देखिए एपिल एप्सी ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं, न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट होती है। मस्कुलर भी हम पहले कर चुके हैं, आई थिंक 2018 दिसंबर में आया था आई थिंक पहले भी, और 2017 में भी कॉन्टीन्यूसली नवंबर में, और आगे फिर 18 में, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा इन कुछ डिजीज़ को। ये क्या है? न्यूरो और मसल्स दोनों से रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली मस्कुलर है। यहाँ से भी आप ध्यान से अगर इस ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो निकाल सकते हैं क्वेश्चन को। अब बात करते हैं गिफ्टेड चिल्ड्रन की। गिफ्टेड चिल्ड्रन जो होता है वो उसकी अंडरस्टैंडिंग एनालिटिकल होती है, इनसाइट भी उसकी सिंथेटिक होती है, ठीक है, स्किल्स भी होती हैं उसमें अप्लाई करने की प्रैक्टिकली। बट क्रिएटिविटी और गिफ्टेड अलग होता है। क्रिएटिव चाइल्ड कभी भी गिफ्टेड जरूरी नहीं है, जो गिफ्टेड है वो क्रिएटिव होगा, बट जो क्रिएटिव है वो गिफ्टेड हो सकता है, ठीक है। तो जो क्रिएटिव होता है वो गिफ्टेड से ऊपर होता है। Next one is, which of the following steps have been taken by NCTE for the systematic improvement in teacher education? टीचर एजुकेशन के लिए कौन कौन से स्टेप्स उठाए हैं NCTE ने, ठीक है। रैशनलाइजेशन इन द डिमांड एंड सप्लाई सिचुएशन इन द कंट्री, बिल्कुल किया है। उसके बाद करिकुलम ऑफ टीचर एजुकेशन एट वेरियस लेवल, उनको अपडेट किया है। फिर एनहांस किया है एकेडमिक सपोर्ट को, अलग अलग जो वेरियस रिसोर्सेज है उनमें। फिर पीरियोडिक मॉनिटर किया है टीचर एजुकेशन को, ये नहीं किया है। क्या पूछा जा रहा है? इम्प्रूवमेंट के लिए, सिस्टमेटिक इम्प्रूवमेंट के लिए कौन कौन से स्टेप्स उठाए गए हैं, ठीक है। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस पे फोकस किया गया है, बट पीरियोडिक जो है मॉनिटरिंग का कोई सिस्टम नहीं बनाया है। प्रैक्टिसिज्म इन टीचर एजुकेशन कोर्सेज शुड बी इम्प्लीमेंटेड विद द फोकस ऑन, ऑब्वियसली प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज की ज़रूरत होती है टीचर एजुकेशन में, ठीक है। इंटर्नशिप जो कि इंटीग्रल पार्ट होता है, यानी कि बहुत ही वाइटल पार्ट होता है बीएड का, ऑब्वियसली, क्योंकि ये क्या करता है? टोटल पार्टिसिपेंट्स इन स्कूल बेस्ड एक्टिविटी जो होती हैं, यानी कि इन्हांस, देखो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड नहीं है। इंटेंसिव प्रैक्टिस फॉर द टीचिंग एक्टिविटीज़, देखिए ऑप्शन सी और डी भी बहुत क्लोज हैं, बट ध्यान से देखें, सिर्फ अपॉर्चुनिटी दे रहा है टीचिंग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने की, प्रैक्टिस करने की। और डी ऑप्शन में क्या है? फर्स्ट एंड नॉलेज, सिर्फ नॉलेज की बात करें जो स्कूल प्रोग्राम है। बट बी में क्या है? टोटल पार्टिसिपेशन इन स्कूल बेस्ड एक्टिविटी, स्कूल में चाहे वो अकेडमिक है, अन अकेडमिक है, वट एवर, टोटल बता दिया इन्होंने, टोटल पार्टिसिपेशन, ठीक है। तो ये प्रोवाइड करता है टोटल पार्टिसिपेशन, जिस स्कूल में जो भी होता है वो टीचर्स को ट्रेन किया जाता है और इंटर्नशिप में सिखाया जाता है, वो फेस करती हैं उस चीज़ को वहाँ जाने से पहले। There are a number of arguments advanced favor of enhancing the duration. Duration को बढ़ाने के लिए बहुत सारी एक आर्ग्यूमेंट भी की हैं, ठीक है, बीएड प्रोग्राम के लिए, कि 1 साल से 2 साल का क्यों किया, या किया है तो अच्छा किया है। तो आइडेंटिफाई करना है, फेवरेबल, फेवर में जाना है, ठीक है। तो जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको निकालिए या नेगेटिव को एलिमिनेट कीजिए, जैसे यहाँ किया है कि ये रिवेन्यू इंक्रीज़ करने के लिए किया गया है। भाई ऐसा कहाँ है कि ये जो बीएड है उसको 1 से 2 साल का इसलिए किया गया है कि रिवेन्यू को इंक्रीज़ कर दे? बिल्कुल भी नहीं। सीधा एलिमिनेशन मेथड से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। इफेक्टिव प्रोग्राम ऑफ टीचर एजुकेशन एम्स एट डेवलपिंग टीचर प्रोफिशिएंसी एंड कॉम्पिटेंस दैट विल कॉन्स्टेंटली, क्या होता है, कॉन्सिक्वेंटली एम्पावर करे टीचर्स को विद विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके साथ? तो एबिलिटी टू मिनिमाइज द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, यहाँ से निकालिए सीधा डायरेक्टली, बिल्कुल। देखिए मैं नहीं कहूँगी, यहाँ मुझे पता है कि दैट इज द ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, दिस इज द नेगेटिव पॉइंट। बट आपको क्या है, पढ़िए, जो पॉइंट नहीं समझ आ रहा है डोंट टेक टेंशन, पैनिक नहीं होना है उस टाइम। जस्ट आपको क्या करना है, चिल। ए ऑप्शन पढ़ा आपने, कहीं नहीं पढ़ा है आज तक, छोड़ दीजिए, लीव इट। बी पढ़ा, नहीं समझ आया। सी पढ़ा, आपको लग रहा है ये तो हो ही नहीं सकता इस क्वेश्चन का, तो या तो पॉजिटिव ऐसा पकड़िए कि ये तो है ही है, तो देखिए किस में नहीं है वो,
ठीक है, या फिर ऐसा पकड़िए जो उसमें हो ही नहीं सकता, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो बिल्कुल नेगेटिव है। ठीक है, सो होप आपकी रिवीजन अच्छी चल रही है और आपका पेपर तो बहुत अच्छा जाएगा। गुड लक, रिवाइज करते रहिए। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।